आज जीएसटी का इंट्रोडक्शन है भैया। जितनी तारीफ करें ना इसकी, इस दिन की, उतना कम है। वन ऑफ द मेमोरेबल डे इन योर लाइफ, ये हमने उस दिन इस समय जीएसटी सीखा था। ठीक है, बस एक बार टीवी में मेरी शक्ल आ जाए, हम कैसा दिख रहा है। ओके, कुछ आइडिया है जीएसटी की? हाँ, टैक्स। और तो नाराज, मेरी बात नहीं मानते, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इसका तो अलग ही गुस्सा है। चलो फाइन, मैडम को मनाते हैं, जीएसटी अच्छे से पढ़ा के मनाते हैं। देखो, पूरा नाम पहले बता देता हूँ। पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मेरी इंट्रोडक्शन थोड़ी लेंथी होती है, इट टेक्स 5 क्लासेस। ठीक है, लेकिन इस इंट्रोडक्शन में आपको मालूम पड़ेगा कि आपको पूरा जीएसटी समझ में आ गया। तो अभी मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं बस आपको जीएसटी से परिचय करा रहा हूँ। सबसे पहली बात आप समझिए कि टैक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। नाम तो सुना ही होगा, हाँ सर, क्लास 12 में पढ़े थे सब। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें जो पे करता है वही बियर करता है, यानी जो पे कर रहा है वही बियर कर रहा है। पे करने वाला, बियर करने वाला एक ही बंदा है। जैसे इनकम टैक्स, भाई मेरा इनकम टैक्स कौन देगा? सर आप देंगे। बियर कौन करेगा? सर आप ही करेंगे। आपकी इनकम आप ही टैक्स देंगे और आप ही बियर करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा है कि पे कोई और करता है, बियर कोई और करता है। पे करने वाला बंदा कोई और है, बियर करने वाला बंदा कोई और है। ठीक है, पे मतलब इंसिडेंस के स्कोप पर पड़ रहा है, बियर मतलब इम्पैक्ट के स्कोप पर पड़ रहा है। So in case of DT, incidence and impact fall on the same person. In case of IDT, incidence and impact fall on two different person. For example, GST. बताओ GST पे कौन करता है? Who pays GST? Suppose आज तुम लोग यहाँ से ब्यूटी पार्लर जाओ, अच्छे से चेहरा वेरा ठीक करा लो। Your name is Miss X and ब्यूटी पार्लर वालों का नाम है ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर। अब आप वहाँ पे गए, आपने कोई 10,000 रुपये का अपने चेहरे पे मेकअप करवाया। ठीक है, अब इसको पर सपोज 18% जीएसटी लगा। बताइए 1800 का जीएसटी पे कौन करेगा? नहीं मैडम, आप बेयर करेंगे। ये 1800 का जीएसटी व्हेन वी से पे मतलब पे टू गवर्नमेंट, क्या आप ये 1800 रुपया गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे? मोदी जी ये लीजिए मेरा 1800 रुपया जीएसटी ऑन माई ब्यूटी एक्सपेंसेस। नो नो, आप ये 1800 रुपये ब्यूटी पार्लर को पेमेंट कर देंगे। यू विल पे टू द ब्यूटी पार्लर। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? तो गवर्नमेंट को पे करने वाला है ब्यूटी पार्लर। सो व्हेन वी पे मतलब हु विल पे टू द गवर्नमेंट? सो इन केस ऑफ जीएसटी द इंसिडेंस फेल्स ऑन दिस supplier of service and impact fall on the recipient of service। ऐसे बोल दो, वेंडर यानी सेलर के ऊपर इंसिडेंस फॉल करता है और बायर के ऊपर इम्पैक्ट फॉल करता है। आज आप एक मोबाइल ले लो, आपने 10,000 का मोबाइल ले लिया, जीएसटी लग गया सपोज 1200 रुपये, तो आप वेंडर को 11,200 देंगे और घर में बोलेंगे मेरा 11,200 का मोबाइल आया है, बात खत्म। अब आपके लिए तो 11,200 का मोबाइल है, लेकिन वेंडर के लिए, सेलर के लिए वो 1,200 रुपया गवर्नमेंट को देगा और 10,000 रुपया अपना सेल प्राइस मानेगा। यानी गवर्नमेंट को 1,200 रुपया किसने दिया? सेलर ने। और बियर किसने किया? बायर ने। दैट इज व्हाई इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो ये समझ में आ गया कि जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। Another example of indirect tax is custom duty. That is also indirect tax. What is custom duty? Custom duty is a duty on import or export.
सपोज आपने बोला मेरा प्रोजेक्टर आपने देखा, आपने बोला सर आपका प्रोजेक्टर तो बड़ा ब्राइट है, कहाँ से लिया? मैंने बोला यार ये तो मैंने एक भाई साहब उनसे लिया। बोला इंडिया का है? मैंने बोला नहीं इंडिया का नहीं है, जापान का है। ओहो, तो उन भाई साहब को बोल के मेरा भी एक मंगवा दीजिए ना। तो वो भाई साहब बोले ठीक आई विल डू दिस। अब भाई साहब ने इम्पोर्टर है वो भाई साहब ने जापान से एक प्रोजेक्टर मंगवा दिया। भाई साहब का नाम रख दो एक्स। उन्होंने आपसे आपके लिए एक प्रोजेक्टर खरीद दिया। प्रोजेक्टर का दाम पड़ा 30,000 और कस्टम ड्यूटी करीबन पड़ गई 30%, तो 9,000 रुपया, 39,000। वो आपको ये 39,000 में दे दिए। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी कौन देगा? आप, यू आर द बायर। क्या आप गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी दे रहा है इंपोर्टर, लेकिन आपसे लेके दे रहा है। सो कस्टम ड्यूटी, जीएसटी आर द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स ही है। ओके, और भी एग्जांपल हो जाएंगे, लेकिन आपके सिलेबस में वो सब नहीं है। ओके, अब यहाँ के बाद आप ये मत पूछेगा कि जीएसटी कितने मार्क्स का है, कितने कैसे सम आएंगे। अभी 4 क्लास तक आप ये सब मत पूछिएगा। 4 क्लास तक आप जीएसटी में कुछ भी पूछिए मुझसे, ये सब मत पूछिए कितने मार्क्स का है, कैसा आएगा। आइए हम लोग बात करें इंडिया में जीएसटी कब आया। इंडिया में जीएसटी आया 2017 में। 1717 इज द डेट जब इंडिया में जीएसटी आया। इतना तो तुम्हें भी मालूम है, नया नया ही आया है ना। तो 1717 के पहले इंडिया में क्या था? तो 1717 के पहले इंडिया में तरह तरह के लॉ थे। एक्साइज ड्यूटी थी, वैट था, सर्विस टैक्स था, एंट्री टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, परचेज टैक्स था, और भी बहुत तरह के टैक्स थे, लग्जरी टैक्स था, और भी तरह तरह के टैक्स थे, एसेट्रा। अब इतने सारे टैक्स को हटा के एक टैक्स ला दिया गया, जीएसटी। तो आप बोलेंगे पहले इतने टैक्स थे, अभी एक टैक्स हो गया भाई, ये तो अच्छा ही लग रहा है देखने में, तो चलो इतने टैक्स हट जाए, एक रह गया। और दूसरी बात आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, जब ये इतना अच्छा काम हुआ कि इतने सारे टैक्स हट गए और एक टैक्स रह गया जीएसटी, तो ये इतना लेट क्यों हुआ? 1717 क्या जीएसटी अभी इन्वेंट हुआ है क्या? तो मैं आपको बता दूं 1954 में फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री जिसने अपने यहाँ जीएसटी ला दिया। ये फ्रांस वही है जिससे हमने राफेल खरीदा था अभी थोड़े दिन पहले, नाम तो सुना होगा। तो फ्रांस 1954 में जीएसटी ले आया। वर्ल्ड की 200 कंट्री में से हम लोग शायद 150-160 कंट्रीज है, 160वीं कंट्री है जो जीएसटी लेकर आई है। मतलब हमसे पहले 155 कंट्री ऑलरेडी जीएसटी ला चुकी थी। तो सरप्राइजिंगली हम इतने साल बाद जीएसटी लाए। तो तुम्हारे दिमाग में 2 क्वेश्चन हैं। पहले तो बताइए ये सब लॉ क्या थे और इनको हटा के जीएसटी क्यों आया, पहली बात। और दूसरा, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। और तीसरा, यदि अच्छा हुआ तो इतने दिनों बाद क्यों हुआ। ओके, पहले मैं बताता हूँ ये सब क्या है। एक्साइज ड्यूटी वॉज अ ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग, यानी आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। वैट इज अ ड्यूटी ऑन सेल, आप कुछ भी सेल करते हो तो उस पर वैट देना पड़ता है। एक और ऐसा ही टैक्स है सीएसटी, आप कुछ भी सेल करते हो तो आपको सीएसटी देना पड़ता है। अब पहले दिमाग में ये क्लियर करो कि वैट पे भी सेल्स पे टैक्स है। अच्छा, कोई ये मत सोचना कि ये सब तो सर ऐसे ही पढ़ा रहे, सब क्या काम का है। नहीं नहीं, ये आप पूरा जीएसटी मेरे साथ चलना, एक भी सेंटेंस खराब नहीं है, सारे सेंटेंस गोल्डन सेंटेंस है। तो वैट भी सेल्स पे टैक्स है और सीएसटी भी सेल्स पे टैक्स है। तो पहले तो दिमाग में आता है सर ये तो समझ में आया कि एक्साइज ड्यूटी इज अ ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर। हम कुछ भी मैन्युफैक्चर करेंगे तो एक्साइज ड्यूटी देंगे, हम कुछ भी सर्विस देंगे तो सर्विस टैक्स देंगे। ये तो समझ में आ रहा है सर, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि सेल्स पे वैट लगता है कि सीएसटी लगता है, या दोनों लगता है?
कि दोनों लगता है। तो भैया देखो, दो तरह की सेल होती है। सेल दो तरह की होती है, एक इंट्रा स्टेट सेल और एक इंटर स्टेट सेल। अच्छा, नाम से समझ में आ गया कि मैं बताऊं? आजा बताओ, इंट्रा स्टेट सेल क्या हुआ? आप लोग कॉलेज में तो, अच्छा तुम्हारी तो कॉलेज लाइफ ही बर्बाद हो गई नहीं? उफ, इतने अच्छे अच्छे तुमने जीन्स और इतने अच्छे अच्छे कपड़े लाए थे, शूज़ लिए थे, सब खत्म। हाँ, कॉलेज लाइफ ही खत्म तुम्हारी। छी 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 छी। तब तुम्हारी गलती नहीं है। मैं बताता हूँ हमारे ज़माने में कॉलेज में क्या होता। तुम्हारा तो ज़माना है ही नहीं, खैर। उफ, सो सैड। हमारे ज़माने में कॉलेज में, आई वॉज फ्रॉम जेवियस, और जेवियस में एक जबोत्सव होता है। जबोत्सव नाम सुना है? अरे नाम तुम लोग क्या जानो, क्या जमाने होते थे वो सब। तो जबोत्सव बोल के एक इन मतलब कंपटीशन होता है। इसमें म्यूजिक, डांस, सब तरह के कंपटीशन होते हैं, आर्ट सब तरह के। उसमें दो तरह के कंपटीशन होते हैं, इंट्रा कॉलेज कंपटीशन एंड इंटर कॉलेज कंपटीशन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इंट्रा कॉलेज कंपटीशन एंड इंटर कॉलेज कंपटीशन। कभी तुम्हारे स्कूल्स में भी हुआ होता है, इंट्रा स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन। डू यू नो दिस टर्म? हाँ, क्या होता है इंट्रा कॉलेज? मतलब थोड़ा थोड़ा गलत हो रहा है, थोड़ा सा गलत हो रहा है। इंट्रा कॉलेज मतलब हो रहा है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स आपस में कॉम्पीट करेंगे, और इंटर कॉलेज मतलब भवानीपुर का जेवीएस से, जेवीएस का शिक्षायतन से आपस में इनका कंपटीशन हो रहा है। तो इंटर कॉलेज मतलब बिटवीन द कॉलेजेस, एंड इंट्रा कॉलेज मतलब विद इन द कॉलेज, विद इन द कॉलेज। तो वैसे ही इंट्रा स्टेट सेल मतलब विद इन द स्टेट, एंड इंटर स्टेट सेल मतलब बिटवीन द स्टेट। तो यदि आपका माल वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल बिक रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे भैया ये तो इंट्रा वेस्ट बंगाल सेल है। और यदि आपका माल वेस्ट बंगाल से दिल्ली बिक रहा है, तो हम लोग बोलेंगे भैया ये तो इंटर स्टेट सेल है। तो बात समझ में आ जाए? इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब बिटवीन। तो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सेल हो रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे इंट्रा, और यदि महाराष्ट्र से हरियाणा में जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे इंटर। ओ हाँ, अब यदि इंट्रा स्टेट सेल है तो उस पर लगता था वैट, और इंटर स्टेट सेल पे लगता था सीएसटी। तो इस तरीके से सेल्स में दो तरह के टैक्सेस थे, वैट एंड सीएसटी। ये इंट्रा स्टेट सेल पे और ये इंटर स्टेट सेल पे। ठीक है। सर्विस टैक्स जैसा नाम बता रहा है कि कोई भी सर्विस देता था, जैसे ट्यूशन सर्विस है, ब्यूटी पार्लर सर्विस है, कोई भी सर्विस है, इंजीनियरिंग सर्विस है, ऑडिटर सर्विस है, हर सर्विस पे ये सर्विस टैक्स लगता था। एंट्री टैक्स एक और बड़ा ड्रामा था हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में 30 के करीब स्टेट, हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बैठे हैं, हमें सपोज दिल्ली जाना है, तो हमें यहाँ से बिहार होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुँचना है, यूपी होते हुए दिल्ली पहुँचना है। तो जब हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते ना, तो स्टेट वाले लेते चुंगी, एंट्री टैक्स, जिसको एक और नाम दिया गया है ऑट्रॉय। तीनों वर्ड पॉपुलर है। चुंगी इज द हिंदी टर्म, एंट्री टैक्स एंड ऑट्रॉय दोनों एक ही नाम है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंट्री कर रहे हो तो आपको एंट्री टैक्स देना पड़ेगा। मामूली सा टैक्स लेते थे 1%, लेकिन लाइन लग जाती लॉरियों की। क्यों? अभी टैक्स दे रहा है यार, ये टोल टैक्स देते हैं, उसमें लाइन लग जाती है, गाड़ी की स्पीड एकदम बंद हो जाती है। या तो एंट्री टैक्स दे रहे हो, माल देख रहा है, अरे माल दिखा कितना, तुम बोला 4 लाख का माल है, बस इतना में 4 लाख का माल है, वो थोड़ा झमेलाबाजी, चेकिंग फैकिंग। तो एंट्री टैक्स के कारण कई बार लॉरियों की लाइन लग जाती, रात रात भर तक जाम लगा रहता, 2-2, 3-3 दिन तक जाम लगा रहता। जो माल 3 दिन में आ जाना चाहिए था वो माल 5-5, 7-7 दिन तक नहीं आता, जस्ट बिकॉज एंट्री टैक्स के कारण दरवाजे बंद रहते। चलो ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स तुमने बहुत दिया है सिनेमा हॉल में।
सिनेमा हॉल में जो भी सर्विसेज आप ले रहे हो उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स दो तरह के होते हैं, एक जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है और एक जो लोकल अथॉरिटी लेती है, म्यूनसिपैलिटी लेती है। आप जो सिनेमा हॉल में जाके टैक्स देते हो ना, वो है स्टेट गवर्नमेंट वाला टैक्स। और यदि कभी स्टेज शो आपने कभी किया हो और 100 रुपया आपने टिकट लिया हो अपने गेस्ट से, तो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी को जाके कुछ टैक्स देना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट टैक्स, लेकिन वो टैक्स म्यूनसिपैलिटी के पास जाता है। ठीक है, ठीक है, ये सब तरह तरह के इंडिया में टैक्स थे। परचेज टैक्स भी तरह का टैक्स है कि जब आप परचेज करते कुछ रेयर आइटम के परचेज पे टैक्स लगता, लाइक टोबैको परचेज करेंगे तो टैक्स लगेगा, सेल पे टैक्स नहीं था। लग्जरी टैक्स, कुछ लग्जरी आइटम, लग्जरी सर्विसेज लाइक होटल, आप महंगी होटल में रुक गए, आप एक बड़े होटल में रुक गए जहाँ की रूम चार्जेस 10,000 पर डे है, तो वहाँ पे आपको ऊपर सर्विस टैक्स भी लग जाता, लग्जरी टैक्स भी लग जाता। आपने लग्जरी कार ले लिए तो लग्जरी टैक्स लग जाता। ओके, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है और हमारे इस बड़े कंट्री को संभालने के लिए डुअल मॉडल बनाया गया है, यानी हमारी कंट्री संभालने के लिए दो लोग जिम्मेवार हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। आपकी भाषा में बोलूं तो एक मोदी जी और एक ममता दी, ये हमारे देश को संभालने के लिए जिम्मेदार लोग हैं। जैसे देश का डिफेंस कौन संभालेगा, भाई मोदी जी संभालेंगे, और स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा, भाई ममता दी संभालेगी। विक्टोरिया मेमोरियल कौन संभालेगा, भाई मोदी जी संभालेंगे, और सड़क पे जो गड्ढे वड्ढे वो कौन संभालेगा, वो भाई ममता दी संभालेगी। स्ट्रीट पे लाइट नहीं जल रही है, कौन संभालेगा, इसे ममता दी का काम है। तो सबका अपना अपना ड्यूटी बांट दिया गया और दो गवर्नमेंट को बना दिया गया। किसने बनाया सर ये सब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा अम्बेडकर साहब बैठ के ये सब बना रहे थे। अब जब दो लोग देश को संभाल रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों लोगों के पास फंड होना चाहिए। इन्हें पुलिस को पेमेंट करना है, इन्हें आर्मी को पेमेंट करना है ना। तो ऐसे में कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं और कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं। हाफ हाफ कुछ नहीं होता, कुछ टैक्स सेंट्रल के पास जाते हैं, कुछ टैक्स स्टेट के पास जाते हैं। जैसे एक्साइज ड्यूटी है सेंट्रल के पास जाती है, यानी मैन्युफैक्चर पे जो टैक्स है वो सेंट्रल के पास जाता है। वैट पे जो पैसा स्टेट के पास जाता है, सीएसटी का जो पैसा वो स्टेट के पास जाता है, सर्विस टैक्स का जो पैसा है वो सेंट्रल के पास जाता है, एंट्री टैक्स का पैसा ऑब्वियसली स्टेट के पास जाता है, एंटरटेनमेंट टैक्स का पैसा स्टेट के पास जाता है, थोड़ा बहुत लोकल अथॉरिटी के पास जाता है, स्टेट के पास जाता है, स्टेट के पास जाता है। तो इस तरीके से हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 246 में ये दिया हुआ है कि कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, सुन रहे हम लोग, ये सब समझ रहे हैं। हम लोग को कुछ याद करने का चाप नहीं है अभी कि सर ये सब याद करना है, नहीं 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 नहीं, एंजॉय करो बस इसको। तो ये सब हमारे देश में कंट्री का टैक्स मैकेनिज्म है हमारे यहाँ। अब प्रॉब्लम ये थी कि सपोज इंडिया में अपने को बिजनेस करना है, सपोज एक बिजनेस टाइकून हो गई हमारे यहाँ, शुरू से बिजनेस माइंडेड है, बहुत तेज बिजनेस में इसका दिमाग चलता है। इसने शुरू में 2-3 साल जॉब किया, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन किया, फिर इसको कुछ पार्टनर्स मिल गए, उसने छोटी मोटी फर्म खोल ली, फिर धीरे धीरे इसने अपनी बड़ी कंपनी खोल ली, और आज 40 ईयर्स की एज में ये बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून है, बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून। ममता दी से इसकी मीटिंग हो रही है, बंगाल में कुछ नया बैठाने का सोच रही है ये। तो इसने बंगाल में एक मेडिसिन का फैक्ट्री बैठाने का सोचा है, मेडिसिन का फैक्ट्री। ममता दी से मीटिंग करके आई है, इसका नाम है ईशा। ईशा ईशा ईशा, ठीक है। तुम जल रही है, अच्छा नहीं, स्मेल आ रही थी। तो ईशा जायसवाल मेडिसिन की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बैठाने की सोच रही है, कोई 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। इसने फैक्ट्री बना ली, टैक्स इसको नहीं आता,
ये बिजनेस रहना जानते, टैक्स वैक्स नहीं आता इसको। तो फैक्ट्री बना ली, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। जैसे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ, इसके टैक्स एडवाइज़र ने इसको बोला कि मैडम अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया है, नाउ वी विल हैव टू पे एक्साइज ड्यूटी। बोलो हो, टैक्स भी तो देना है, राइट राइट। तो क्या करना पड़ेगा? बोला मैडम एक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं एक्साइज लॉ में, और मंथली एक्साइज ड्यूटी दे देना है, जितना मैन्युफैक्चर हुआ उस हिसाब से एक्साइज ड्यूटी दे देना है। इसमें मतलब होते यू डू, फॉर्मेलिटी करना तो पड़ेगा ही। तो फाइनली इन्होंने एक्साइज में एक रजिस्ट्रेशन ले लिया, और जितना प्रोडक्शन हो रहा है उस पर ये मंथली एक्साइज ड्यूटी दे रही है। अपने तो 15 नहीं चाहिए लॉ में, शांति से काम हो जाए, बढ़िया है। फिर माल बनने के बाद बिकना शुरू हुआ। तो जैसे बिकना शुरू हुआ, इससे टैक्स एडवाइज़र ने बोला मैडम अब तो अपनी सेल शुरू हो गई, तो अपने को 2 लॉ में रजिस्ट्रेशन कराना है, एक वैट लॉ में और एक CST लॉ में। इसने बोला क्या को? बोला वैट मतलब अपना जो भी विद इन स्टेट सेल होगा उस पर वैट देना रहेगा, और जो भी अपना माल दूसरे स्टेट में जा रहा है उस पर CST देना पड़ेगा। तो दोनों लॉ में अलग अलग अपने को रजिस्ट्रेशन कराना है। बोला और फिर बस उसमें भी टैक्स पे करना है और रिटर्न जमा करना है मंथली। इसमें ओके डू, वैट में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, CST में रजिस्ट्रेशन करा लिया, यहाँ पे भी मंथली रिटर्न भर रही है, यहाँ पे भी मंथली रिटर्न भर रही है। रिटर्न भरना समझ तो, लेखा जोखा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, हाँ मंथली रिटर्न भर रही है, यहाँ पे मंथली रिटर्न भर रही है। आज की डेट में कोई भी बिजनेस सर्विस के बिना नहीं चलता, कोई भी बिजनेस। आप एक मोबाइल भी लेने जाते हो ना, तो मोबाइल में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप उसी दुकान पे जाते हो और बोलते हो देखो ना भैया मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आ गया। वहाँ पे छोटा सा काउंटर बनाया हुआ सर्विस यूनिट, वो बोलता है आप प्लीज़ वहाँ चले जाइए, वो ठीक कर देगा। आप एक घड़ी भी लेने जाते हो तो वही रहता है। आप एक शर्ट भी लेने जाते हो तो ट्रायल रूम में वहाँ पे ट्रेलर को बैठा के रखना पड़ता है, वो स्टिचिंग करता है, 20 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। आज की डेट में बिजनेस ही ऐसा है कि सर्विस तो मर्ज रहेगी बिजनेस में। हाँ बोलो, आप एक टीवी भी लेने जाते हो तो इंस्टॉलेशन कराने आपका एक बंदा आता है, आप एक फ्रिज भी लेने जाते हो तो इंस्टॉलेशन करना बंदा है। मतलब बिजनेस में सर्विस तो एसोसिएटेड ही रहता है आज की डेट में। तो मेडिसिन में भी आपको कोई ना कोई सर्विस तो देना ही पड़ेगा अपने कस्टमर्स को। तो आपने एक सर्विस का भी काउंटर खोल लिया, तो उन्होंने बोला भाई सर्विस टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन करा ही लेते हैं। ठीक है भाई, इसमें भी कराओ, इसमें भी रिटर्न भरा जा रहा है। अब एक बिजनेसमैन को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, देखो इधर रजिस्ट्रेशन, इधर रजिस्ट्रेशन, इधर रजिस्ट्रेशन, इधर रजिस्ट्रेशन, एंट्री टैक्स में और रजिस्ट्रेशन, और भी है। ये तो कंट्री, मैंने इतना ही बताया ताकि तुम्हें डाइजेस्ट हो जाए। चलो एक बार इतना ही मानते, 4 लॉ में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया। चारों लॉ में ये रिटर्न, ये बड़े बुरे लोग हैं मालूम, बता देते नहीं। तो चारों लॉ में रजिस्ट्रेशन करा के रखे हैं, चारों लॉ में रिटर्न भर रहे हैं। खराब ही लगता है, 4 रिटर्न भरना पड़ता है। ठीक है कोई बात नहीं। 3-4 महीना गया और थोड़े दिन बाद वो कॉकरोच आ गए। कॉकरोच समझ तो, 4 महीने बाद कॉकरोच आ गए। कॉकरोच समझ तो कौन? अरे नहीं, वो ऑफिसर्स आ गए ना, दीदी आपका रिटर्न भरा हुआ है। क्या बताता नहीं, रख के जाने से तुम सब भूल जाता। तो फाइनली क्या हुआ, कॉकरोच आ गए। अब वो बोल रहे हैं कि भाई आपने तो रिटर्न भरा है, तार मध्य एक झोल लाची আমাকে। बोला किस बात का गड़बड़ भैया? झोल मतलब गड़बड़। बोला किस बात का गड़बड़ भैया, सब सही से भरा हुआ है। और आपको पता है, आप भले अपने मोटर बाइक में हेलमेट भी लेके बैठो, आपने सारे पेपर भी सही कर रखे हैं, फिर भी यदि मामा ने साइड किया है ना तो कुछ ना कुछ लेके ही छोड़ेगा। मामा ने साइड किया तो आपको हरेसमेंट तो करेगा ही करेगा। वो तो एक छोटा मोटा काम है, वो मामा ट्रैफिक पुलिस वाला है तो उससे अपने डरते भी नहीं है, अपने भी उससे उलझ लेते हैं, अपना भी थाना में जान पहचान है, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ तो आपका डेली का झमेला है, हर 3 महीने बाद रिटर्न भरना है।
तो यहाँ पे हम लोग उन लोग से मना मनुते रखते हैं। तो बोला ना ना, इसमें तो आपने दिखाया टर्नओवर 30 करोड़, ये 30 करोड़ है, ये कम से कम 40 करोड़ है, ये तो आपको पता ही है इनकम टैक्स में ऐसे ही होना है, इसमें भी ऐसे ही होता है। तो इसने बोला नहीं मेरा कोई गड़बड़ नहीं, मेरा सब सही है। तो वहाँ से उन्होंने ऑडिटर भेज दिया, जाओ चेक करके आओ। ऑडिटर तो भेज ही सकते ना, उन्होंने ऑडिटर भेज दिया। अब ऑडिटर साहब आ जाए, ये पेपर दिखाओ, वो पेपर दिखाओ, ये पेपर दिखाओ, वो पेपर दिखाओ, झमेला। अब आदमी धंधा करेगा कि बैठ के डिपार्टमेंट के ऑडिटर को संभालेगा? तो लास्ट में आपने क्या किया? कुछ नहीं, आपने ऑडिटर को पेपर वेपर दिखा दिए। सारे पेपर दिखाने के बाद भी आपने दिखाई थी सेल 30 करोड़, उन्होंने सेल कर दी 60 करोड़। जाओ, अब बाबू सिस्टम है ही ऐसा। दिस इज द फैक्ट, दिस इज, ये हमारा रियल वर्ल्ड है जहाँ पे हम लोग कुछ भी कितने भी ईमानदारी से काम कर ले, सामने वाला कुछ ना कुछ अपना, यदि उसको खिलाया पिलाया नहीं तो हमारा परेशानी कर देगा। तो उसने 60 करोड़ का हमारा असेसमेंट कर दिया। बताओ क्या करें? अपील में जाएंगे? बिजनेसमैन है, यंग है, इसको एनर्जी है, ऐसे थोड़ी चलेगा। देश में तो कानून है कि नहीं है? अपील करेंगे अपने, कोर्ट किस लिए है? जाओ मैडम, कोर्ट में जाओ। अब एक अपील चल रही है एक्साइज में, एक अपील चल रही है वैट में, एक अपील चल रही है सीएसटी में, सभी तो एक जैसे है। एक अपील चल रही है सर्विस टैक्स में, ये वहां चल रही है, इधर अगला महीने का रिटर्न और सबमिट हो गया, फिर कॉकरोच आ जाए, फिर परेशान करने वाले आ जाए, फिर वो बोल रहे आपका रिटर्न में गड़बड़ है, फिर से वो ऑडिटर भेज रहे हैं, पुराना फाइल पेंडिंग है, इधर नए वाले फाइल में नए साल में नए महीने में जो भी रिटर्न भर रहे हैं उसमें लोग गड़बड़ निकाल रहे हैं। अच्छा, काम ये खुद थोड़ी करती, काम भी तो स्टाफ करते, स्टाफ भूल कर ही सकता है। एक भूल निकल गई तो जान मार देंगे वो तो। सब मिला के टैक्स में बहुत हुज्जत। इंडिया का टैक्स संभालने के लिए सिर्फ स्पेशलाइज्ड लोग ही चाहिए, हर एक के बस की बात नहीं इंडिया का टैक्स संभालना। ये तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे तुम जीएसटी पढ़ोगे तब तब तुम्हें समझ में आएगा, इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं। स्टाफ तो भूल करेगा ही करेगा। सब मिला के अब इसका लाइफ, मैन्युफैक्चरिंग करके माल बेचने में जितना मेहनत हो रहा है उससे ज़्यादा मेहनत हो रहा है कंट्री का टैक्स सिस्टम संभालने में। ये परेशान है। ये अपने जब भी फॉरेन वाले फ्रेंड्स लोग से बात करती है, फेसबुक का ओनर और एप्पल का ओनर, उन लोग से इसकी बात होती रहती है। एक ही बात बोलती है, यार अब जब नया फैक्ट्री खोलूंगी ना ऑस्ट्रेलिया में खोलूंगी, इंडिया में नहीं खोलूंगी, बहुत झमेला है यहाँ पे। हाँ अच्छा बताओ, जितना मैंने बात बोला इसमें कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, ये सारी बातें फैक्चुअल है, होती है। धीरू भाई अंबानी के यहाँ कोई 25-30 चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम रहती थी जो टैक्स मैटर उनका संभालते थे, जिनसे धीरू भाई अंबानी पर्सनली डिस्कशन करके टैक्स सिस्टम मैनेज करते थे। मतलब 25-30 चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए हैं, फिर भी ओनर को खुद को टैक्स समझना है, तब जाके वो इंडिया का टैक्स संभाल पा रहा है। और ऐसा हर एक के साथ है। उधर हमारे मोदी जी फॉरेन में जाते हैं और बोलते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब आप हमारे इंडिया में आके माल बनाइए। मेक इन इंडिया, हम आप ही से माल लेंगे, लेकिन आप एक फैक्ट्री इंडिया में खोलिए, उस फैक्ट्री से माल लेंगे। बहुत लोगों को स्वदेश पिक्चर दिखाते हैं, ये देखिए अपने देश में आइए, यहाँ बनाइए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए। और वहाँ के लोग मालूम क्या बोलते हैं? वहाँ के लोग बोलते हैं क्या मोदी जी कहाँ आए आपके देश में? हमारे देश में है जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, और आपकी कंट्री में है अ कंट्री ऑफ टैक्स, अ लैंड ऑफ टैक्सेशंस, इंडिया। तो यहाँ पे, यहाँ का पहली बात तो टैक्स सिस्टम ही नया है। आपके यहाँ 20 टैक्स चलते हैं, हमारे यहाँ 1 टैक्स चलता है, तो हमें आपका नहीं समझ में आता। और ऊपर से आपके डिपार्टमेंट के लोग परेशान भी बहुत करते हैं। अरे कोई एक डिपार्टमेंट है तो आदमी समझ ले, मैनेज कर ले। आपके यहाँ तो बाबू ही बाबू है और इतने सारे टैक्सेशन है। मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा हिंड्रेंस था, इतने सारे टैक्सेस। वाई? बिकॉज इतने सारे टैक्सेस, वन प्रॉब्लम। और दूसरा, वर्ल्ड के टैक्स सिस्टम से इंडिया का टैक्स सिस्टम सिंक्रोनाइज नहीं है।
हार्मोनाइज नहीं है। वो लोग करते वन टैक्स, हम लोग करते मल्टीपल टैक्स। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आके बिजनेस करने में इतने कंफर्टेबल नहीं थे। ये बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि जीएसटी के लिए मोदी जी ने सारा काम किया। मोदी जी के पहले भी जो गवर्नमेंट थी वो लोग भी ट्राई कर रही थी जीएसटी ले आए, जीएसटी ले आए, लेकिन ला नहीं पा रहे थे। मोदी जी ने पता नहीं क्या किया, ला दिया। मैं तुम्हें बताऊंगा उन्होंने क्या किया, क्यों पिछली गवर्नमेंट नहीं ला पाई और क्यों ये ले आए। परंतु पिछली गवर्नमेंट ला नहीं पा रही थी बहुत, मतलब वी आर वर्किंग फॉर दिस जीएसटी सिंस 2001 और 2017 में हम लोग ला पाए। 2008 से जीएसटी ले आना चाहिए, ऐसे बहुत सारी कमिटीज़ ने रिकमेंड कर दिया, लेकिन कोई नहीं ला पा रहा था। 2017 में हमारे मोदी जी ले आए, पता नहीं क्या किया। ये समझ में आ गया पहले क्या था अब क्या था। अब हमारे यहाँ एक्साइज ड्यूटी नहीं है, वैट नहीं है, सीएसटी नहीं है, सर्विस टैक्स नहीं है, एंट्री टैक्स नहीं है, एंट्री टैक्स स्टेट वाला नहीं है, परचेज टैक्स नहीं है, लग्जरी टैक्स नहीं है। अब इन सब टैक्स की जगह एक टैक्स है जीएसटी। यानी आपको एक जगह रजिस्ट्रेशन कराना है, एक ही जगह रिटर्न भरना है, एक ही डिपार्टमेंट आपकी ऑडिट करेगा, एक ही डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट करेगा, और यदि उस असेसमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको एक ही जगह अपील करनी है। क्लियर? दूसरा, ये जो बाबू कल्चर था ना, कॉकरोच कल्चर, आ गए तिलचट्टे की तरह बैठ गए, कुछ दीजिए दीजिए दीजिए, वो कल्चर भी इन्होंने सेस कर दिया। क्यों? सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक, फेसलेस। आपको डिपार्टमेंट में जाना ही नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के करिए, आपको रिटर्न भरना आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के करिए, आपका असेसमेंट होगा आपके कंप्यूटर पे बैठ के होगा, आपकी अपील होगी आप अपने कंप्यूटर से करिए। सब कुछ आपको कंप्यूटर पे ही करना है ताकि आपका मूवमेंट खत्म हो और फेस टू फेस खत्म हो। फेस टू फेस मिलेंगे तो जाके बाबूगिरी होगा, तिलचट्टागिरी होगा, पैसा मांगेगा, भ्रष्टाचार होगा, आप पैसा ऑफर करेंगे, दोनों नहीं होगा ना, आप ऑफर करेंगे ना वो मान पाएगा। तो दोनों चीज पे एक साथ अटैक, ताकि देश में टैक्स का जो हुआ है वो खत्म हो। अ वेरी गुड इंटेंशन, अ वेरी गुड इनिशिएटिव, परंतु फिर भी कोई भी चीज़ नहीं आती है तो बहुत प्रॉब्लम लाती है, बहुत प्रॉब्लम लाती है। कोई वो भगवान तो है नहीं ना कि ऐसे फिरा सब कुछ परफेक्ट बन गया। उन्होंने भी एक्सपेक्ट कर करके बनाया, बहुत डिसीजन गलत हुए, इसलिए जीएसटी बहुत बदनाम भी है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। ग्रेजुअली अपने बात करेंगे, लेकिन ये बात अभी तय हो गई, इंटेंशन वॉज गुड और इनिशिएटिव वॉज गुड। दोनों काम इन्होंने बहुत अच्छा किया। एक तो जीएसटी ले आया और दूसरा इन्होंने जीएसटी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म पर रखा है। इसका नाम तो होना चाहिए ई जीएसटी, लेकिन नाम जीएसटी है। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, व्हाट टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। ये एग्जाम में बहुत पूछता है। बताओ कौन कौन से टैक्स जीएसटी में समाहित हो गए? एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स। ओके, अभी भी अपने उसी बात पे चल रहे हैं। कौन सी बात पे? कि बात बाकी लोग नहीं ला पाए और मोदी जी ले आए, ये कैसे ले आए? ओके, तुम में से डांस कौन अच्छा करता है? ये नाम बताओ मैडम। नाम वंशिका। ए भाई स्पेलिंग देख लो मैडम, फिर बोलना मत गड़बड़ हो गया। ठीक है? ओ ताता थैया टा। ओके, तो वंशिता बोल के एक हमारे यहाँ डांस क्लास चलती है, वंशी डांस क्लास, कान्हा जी के ऊपर बनाया हुआ इन्होंने। ओके, उधर हम भी एक डांस क्लास खोलने का सोच रहा है, मल्टीपल क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस। तो मेरे को लगा कि वंशी यहाँ पे बहुत हिट डांस क्लासेस है, अपने इनसे बात कर लेते हैं, इनके साथ अपने टाइप कर लेते हैं। तो मैं वंशी डांस क्लास के ओनर से मिलने गया। इनके यहाँ कोई 500-600 स्टूडेंट्स हैं। मैंने बोला आप हमारे साथ मर्ज हो जाइए, अपने बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, मेरे पास बड़ी जगह है, वो है।
बताओ ये मेरे साथ पार्टनरशिप करेंगी? ऑब्वियसली नो। क्यों? मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, हम क्यों इसको डिस्टर्ब करें? पार्टनरशिप तो वो करते ना जब दोनों को कुछ दरकार रहती है। ये बोल रहे हैं सुनो भैया मैं क्यों आऊँ तुम्हारे साथ, मेरा यहाँ पे डांस सेंटर मस्त चल रहा है, मेरे पास अपना डांस सेंटर है, मेरे को कोई दरकार नहीं है, वाई शुड आई मर्ज विथ यू? मैं अपनी 500 शेयर की फीस आपके साथ क्यों शेयर करूं? 500 स्टूडेंट की फीस आपके साथ क्यों शेयर करूं? ये तो मेरे स्टूडेंट है, आपके पास इतने स्टूडेंट है। मैंने बोला मैं तो सोच रहा हूँ खोलने का। बोले चल बात में यहाँ से बात क्लियर। कोई भी अपना रेवेन्यू किसी के साथ क्यों शेयर करेगा? ओके ठीक है। यही फंडामेंटल प्रॉब्लम थी जो बात बात की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही थी और शायद मोदी जी को समझ में आ गई। देखो एक्साइज ड्यूटी जो मैंने आपको बताया ना कि वो सेंट्रल के पास जाता है, बोला था ना, लेकिन अल्कोहल पे एक्साइज, अल्कोहल दारू की एक्साइज स्टेट के पास जाती है। ठीक है। और तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा या शायद आश्चर्य नहीं होगा कि अल्कोहल किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट है। ये तो आपने देखा कि कोरोना में कोई नहीं संभाला, दारू संभाल लिया। एक दारू की दुकान खोलनी पड़ी, लाइन लगा ला रहे लोग खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भाड़ में गई, कंट्री का रेवेन्यू ठीक ठाक हो गया जस्ट बिकॉज अल्कोहल की दुकान खुल गई। दैट्स द पावर ऑफ दिस दारू। तो अल्कोहल का जो एक्साइज है वो सेंट्रल के पास नहीं जाता, वो स्टेट के पास जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है भैया। सबके पीछे लॉजिक है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ, इसके पीछे भी लॉजिक है, रहने दो उसको। तो एक्साइज यदि अल्कोहल की है तो स्टेट के पास, और कोई प्रोडक्ट है और कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी एक्साइज जाती है सेंट्रल के पास। इसलिए एक्साइज ड्यूटी इज नॉर्मली सेंट्रल ड्यूटी, लेकिन अल्कोहल का एक्साइज स्टेट के पास। आपको पता है वैट तो ऐसे भी स्टेट के पास जाता है। तो अल्कोहल बिकेगी तो एक्साइज ड्यूटी भी मिलेगी और वैट भी मिलेगा, और वो दोनों स्टेट के पास जाएगा। वंशी के पास कोई डांस के लिए पार्टनरशिप लेने जाएगा तो वंशी मना कर देगी। वो बोलेगी क्यों, मेरा डांस क्लास अच्छा चल रहा है, मैं क्यों माता पच्ची करूं? लेकिन मेरे पास कोई डांस क्लास की पार्टनरशिप लेने आएगा कि मुंद्रा जी आपके साथ पार्टनरशिप में डांस क्लास करना है, तो मैंने बोला कर लो भाई, अपने पास तो जगह है, कर लो। मेरा कौन सा रेवेन्यू जा रहा है? मेरा मेन रेवेन्यू कहाँ से है? ट्यूशन। तो मेरा ट्यूशन को डिस्टर्ब मत करो, बात बाकी जो करना है करो। वैसे यदि मैं वंशी के पास जाता, मैं बोलता कंप्यूटर क्लास अपने तो पार्टनरशिप में करना है, तो ये बोलती बैठिए क्या करना पड़ेगा बताइए। मैंने बोला देखो मैडम आपके पास 500 स्टूडेंट आते जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, उन बच्चों को आप बोलिए कि आप कंप्यूटर क्लास करना हो तो भी हमारे यहाँ कर ले, तो वहाँ पे जो भी फीस आएगी अपने शेयर कर लेंगे, मैं सिखा दूंगा, आपकी जगह रहेगी, आपके स्टूडेंट्स रहेंगे, तो इसका ऑफर अच्छा लगेगा, क्योंकि इसलिए जेब से कुछ जा नहीं रहा है, आने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो धंधे का एक फंडामेंटल होता है कि सामने वाले के बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना उससे जो लेना ले लो, बस उसको डिस्टर्ब मत करो, उसका मेन बिजनेस डिस्टर्ब मत करो। मेरे यहाँ कोई आएगा बोले मुंद्रा जी चलिए अपने सीए की क्लासेस पार्टनरशिप में पढ़ाएंगे। मैं बोला क्यों भैया, मेरा अच्छा खासा चल रहा है, मैं तेरे साथ क्यों जाऊँ? इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि आपका देखिए मेन रेवेन्यू कहाँ से आता है? दारू से। तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि दारू पे जीएसटी नहीं लगेगी, यानी दारू पे जो चल रहा है वही चलेगा। तो आज की डेट पे दारू पे क्या लगता है? एक्साइज एंड वैट। अभी भी एक्साइज एंड वैट ही लगता है, और किसके पास जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इसको उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। नेक्स्ट, दूसरा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है किसी भी कंट्री का पेट्रोलियम। आप देख रहे हो पेट्रोल के दाम 107 रुपए, 107, या अभी और 2 दिन में बढ़ गया होंगे। तो आपको पता है 107 या 108 में ज़्यादातर सब्सटेंशियल पार्ट टैक्स है, 60% से ज़्यादा इसमें टैक्स है, ठीक है। तो दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है मेन पेट्रोल। इन्होंने बोला पेट्रोल डीजल इन सब पे भी जीएसटी नहीं लगेगा।
जो पहले चल रहा था वही चलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये सुनकर तो बड़ा अच्छा लगा कि यार मेरा जो मेन बिजनेस है दारू का, जिससे मेरे को टैक्स आता है, और पेट्रोल का, जिससे मेरे पास टैक्स आता है, इन दोनों पे तो जीएसटी लगेगा नहीं। तो ये जो रेवेन्यू मेरे पास जितना पहले आ रहा था उतना ही आता रहेगा। पेट्रोल पे क्या है, एक्साइज लग रहा है और वैट लग रहा है, वैट या सीएसटी एक ही बात है। तो एक्साइज जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और वैट और सीएसटी जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये अनडिस्टर्ब्ड है। अब इन सब के अलावा जो प्रोडक्ट है उन सब पे जीएसटी लगेगी। तो जीएसटी आ तो गया, लेकिन दो प्रोडक्ट पे अभी भी जीएसटी नहीं है। कौन कौन से दो प्रोडक्ट? अल्कोहल एंड पेट्रोल के कुछ, पेट्रोल डीजल ये सब। अदर प्रोडक्ट पे जीएसटी लगेगी। अभी भी स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा था यार, डाउट कर रहा था क्या करे क्यों करे, अपने को क्या दरकार है, जैसे चल रहा है चलने दो। पब्लिक चेंज से बहुत हेजिटेट करता है, जो चल रहा है चलने दो, कौन माथा पच्ची करे। यदि मैं भी अभी तुम्हें कोई डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊं तो यू विल हेजिटेट। ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा रहे तो चल रहा है। मैं बोल दूं कल से कुछ नहीं हो गया मेरी क्लास में, एक किताब नहीं खोलनी है, मैं जितना बोलूँगा वो तुम्हें याद करना है और वही याद करके घर पे रिवाइज करके आना है। तुम बोलोगे कौन सा आदमी है भाई, लिखाता भी नहीं है, किताब में भी नहीं देता है, बोलता मैं बोलूँगा तुम सुनो और वही अपने मन में याद करो और वापस आओ। क्यों? पहले नहीं होता था? पहले कौन सी कॉपी किताब में पढ़ाई होती थी? अपने भी वैसे ही पढ़ेंगे। हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा फायदा होता होगा उसका, लेकिन भैया नया है ना, ये अजीब सा आदमी है इसके पास थोड़ा सा, तो पब्लिक हेजिटेट करता है नया चीज़ को लेके। तो जीएसटी को लेके ये लोग भी बड़े मतलब डरे हुए थे सारे स्टेट गवर्नमेंट, क्यों आए। तो उन्होंने, मोदी जी ने अपना ब्रह्मास्त्र फेंका, दैट इज नोन एज कॉम्पेंसेशन। इन्होंने सारे स्टेट गवर्नमेंट को अश्योर किया कि आपका जितना पहले टैक्स आता था उतना तो टैक्स आएगा, कम आया तो मैं दूंगा, बेसी आया तो आप रख लीजिए। अब इससे अच्छी पार्टनरशिप क्या चाहिए? यदि मैं वंशी डांस क्लास के पास जाऊँ और मैं बोलूँ मैडम आप लोग का रेवेन्यू बताइए, बोला हमारे पास 3 लाख का रेवेन्यू आता है 1 महीने का। मैंने बोला मैडम 3 लाख का रेवेन्यू आप लोग श्योर्ड है, यदि 4 आ गया तो आप रख लीजिएगा। तो वंशी बोली जी ठीक है यार, हमारे क्या जा रहा है, तब तो पार्टनरशिप अच्छा ही है। तब हाँ बोलने में क्या जा रहा है कि 3 लाख जितना मेरे पास आ रहा था उतना तो आएगा ही, बेसी आया तो मेरा, कम आया तो मतलब कॉम्पेंसेट करेगा। Then there is no harm in partnership. It is तो all win offer। इसमें तो कुछ भी हो जाए मुझे फायदा ही फायदा होना है। ये इन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड फेंका, तब जाके सारे स्टेट गवर्नमेंट हाँ बोले और तब जाके जीएसटी आया। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी ने सारे स्टेट गवर्नमेंट को अश्योर किया कि जीएसटी आने के बाद किसी भी स्टेट को रेवेन्यू में कोई भी लॉस हुआ तो सेंट्रल उसका भुगतान करेगा आने वाले 5 सालों तक। अब तुम सोच रहे होंगे ये मोदी अपनी जेब से दे जाते हैं इन सारे स्टेट गवर्नमेंट को, नुकसान हो गया तो ऑब्वियसली अपनी जेब से तो देगा नहीं। मोदी जी के क्या जा रहा है, वो एक नया टैक्स लगा दिए पब्लिक के ऊपर, कॉम्पेंसेशन सेस। एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया गया पब्लिक के ऊपर, कॉम्पेंसेशन सेस, कि भैया इससे जितना भी पैसा आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेट करने में काम आएगा। तो मोदी जी के जेब से कुछ नहीं दिया, सारी स्टेट गवर्नमेंट को फायदा ही नजर आया और इस तरीके से जीएसटी हमारे यहाँ ला दिया गया। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग विल, लाना ही है। जब आपने ये सोच लिया लाना ही है तो देखो अब आसान कितना लग रहा है, कितना आसान तरीका लग रहा है कि हाँ ये कर लो, इसमें क्या जा रहा है। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब प्रॉब्लम है। ध्यान रखना, पढ़ाई का फंडामेंटल है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज हो रहे हो। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि पब्लिक बेवकूफ है क्या जो ये टैक्स और बियर कर लेगी। हाँ, पब्लिक का पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, पब्लिक भूचाल मचा रहा है, सरकार गिरने की चांस है।
अटल बिहारी वाजपेयी के समय प्याज का दाम बढ़ गया था। पहले प्याज आती थी 3-4 रुपया किलो, उस समय 40-50 रुपया किलो हो गई, सरकार गिर गई। अभी पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, भूचाल आया हुआ है, किसान लोग को ऊपर नया कानून लगा दिया, किसान पूरा रास्ता जाम करके बैठे हैं। आसान है क्या देश में? यहाँ पे किसी भी सिटीजन के साथ ऊपर एक नया टैक्स लगा देंगे आप, तो अपोजिशन वाले भड़का भड़का के अपना काम करवा लेंगे, है ना। तो मोदी जी ने नया टैक्स कैसे लगा दिया? तो उन्होंने बड़ी स्मार्टली ये टैक्स लगाया, इन्होंने आम पब्लिक को इससे दूर रखा। ये टैक्स उन्होंने लगाया सिर्फ लग्जरी प्रोडक्ट पे या सिन प्रोडक्ट पे। सिन प्रोडक्ट मतलब बुरे प्रोडक्ट, बुरे प्रोडक्ट मतलब टोबैको, पान पराग, पान मसाला, सिगरेट, हुक्का, इन सब पे इन्होंने लगाया। इन सबको तो ऐसे भी महंगा कर देना चाहिए, आम पब्लिक की राय ले लो, बोले हाँ हाँ इसको और टैक्स लगा दो, एकदम महंगा कर दो, ये कोई खा नहीं पाए ऐसा काम कर दो। इन सबको ऊपर टैक्स ला दिया। और लग्जरी टैक्स 40 लाख के ऊपर की गाड़ी पे एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है? लगाओ पैसा वाला लोग से टैक्स लो, साल बहुत कमाता है, टैक्स लो उनसे, ठीक है। आम पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा, और पैसे वाले ऐसे भी सड़क पर उतरते नहीं है। तो इस तरीके से एक नया टैक्स लग भी दिया और आम पब्लिक को ऊपर कोई हार्म नहीं आया। और पान पराग कौन नहीं खाता, सब खा रहे हैं, टैक्स दे रहे, कॉम्पेंसेशन सेस। इस तरीके से हमारे कंट्री में जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया। इस छोटी सी कहानी से आपके 2 क्वेश्चन रेडी हो गए। कौन कौन से प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता? तो आंसर इज अल्कोहल एंड पेट्रोल डीजल वाले प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता। तुम्हारा एक क्वेश्चन और रेज हो गया, व्हाट इज कॉम्पेंसेशन सेस? देयर इज एन एक्स्ट्रा टैक्स levied by the central government on certain luxury product or sin product, and this money is utilized to compensate state government. This compensation will be valid for 5 years, so this compensation cess shall be valid for 5 years. 2017 में आया, अभी जाने की टाइम आ गई, 2022-23 तक हट जाएगा। बात क्लियर? तो कौन कौन से टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए? तो भैया एक्साइज, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब जीएसटी में सब्ज्यूम हो जाए। और कौन कौन से प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता? तो अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, इन सब पे जीएसटी नहीं लगता। और कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है? थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी रेडी होते जा रहे हैं और जीएसटी की हिस्ट्री भी समझ में आती जा रही है। सबसे पहले जीएसटी कौन सी कंट्री में आया? फ्रांस में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पॉपुलर है। ओके, अब इससे बात करें थोड़ा सा जीएसटी पे। जीएसटी का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कोई भी गुड्स सप्लाई होगी या सर्विसेज सप्लाई होगी तो उसको ऊपर एक टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। यानी ये टैक्स जो गुड्स पे भी लगता है, सर्विसेज पे लगता है। तो आप ब्यूटी पार्लर में जाइए, वहाँ पे आप ब्यूटिफिकेशन कराइए या फिर कुछ कॉस्मेटिक्स खरीद लीजिए, दोनों पे जीएसटी लगेगा। रेट में वैरी, रेट अलग अलग हो सकती है लेकिन सब पे जीएसटी लगेगा। जीएसटी में पॉपुलरली 4 तरह की रेट है, 5%, 12%, 18%, 28% एंड बस, ये 4 पॉपुलर रेट है। आपको पता है हमारे कंट्री में 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक सेंट्रल टैक्स और एक स्टेट टैक्स। तो ये 5% जब हम लोग बोलते हैं तो लिटरली इसमें 2.5% सीजीएसटी होता है और 2.5% एसजीएसटी होता है। वैसे 12% में 6% सीजीएसटी होता है, 6% एसजीएसटी होता है, 9% सीजीएसटी होता है, 9% एसजीएसटी होता है, ऑब्वियसली 14% सीजीएसटी होता है, 14% एसजीएसटी होता है। हाँ, यानी आपको 5% ही देना है, लेकिन ये टैक्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आधा सेंट्रल के पास जाएगा, आधा स्टेट के पास जाएगा। आपने कभी बिल देखा होगा? नहीं, ध्यान नहीं दिया? अब से कोई बिल आए तो ध्यान देना भाई, आधा सेंट्रल आधा स्टेट।
तो आपको जीएसटी में समझ में आ गया, दो तरह के लॉ है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ओके, एसजीएसटी किसमें लगता है? स्टेट पे, और सीजीएसटी सेंट्रल पे। आप कुछ भी माल खरीदेंगे, कोई भी सर्विस लेंगे तो इस पर टैक्स लगेगा, वो आधा आधा होगा, आधा सेंट्रल के पास जाएगा, आधा स्टेट के पास जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर? चलो अच्छी बात है। तो हमने वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में माल बेचा, मोबाइल बेचा, 10,000 का मोबाइल था, तो 12% जीएसटी लग गया, तो सीजीएसटी लगा 600 रुपये, एसजीएसटी लगा 600 रुपये, और मोबाइल का बिल आ गया 11,200 का। हाँ, साथ में हो? अच्छा बताओ, ये किसके पास जाएगा? लाउडर, मोदी जी के पास जाएगा। और बताओ ये किसके पास जाएगा? ममता दी के पास जाएगा। हाँ, हाई नहीं बोल रही वंशिका, वंशिका हाई नहीं बोलती, ममता दी के नाम पे चुप हो जाती है। यहाँ तक क्लियर? लेकिन सपोज यदि यही सामान वेस्ट बंगाल से दिल्ली में चला जाए, वेस्ट बंगाल से दिल्ली मोबाइल बिक जाए, 10,000 का मोबाइल है, तो 600 रुपया लगेगा, और 600 रुपया लगेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी का पैसा तो पक्का है, किसके पास जाएगा? मोदी जी के पास, कोई झमेला नहीं है। ये 600 रुपये का पैसा कहाँ जाएगा? दो लोग भिड़ रहे आपस में, एक ममता दी और एक अरविंद केजरीवाल। बताओ ये पैसा किसके पास जाएगा? इंटर नहीं बाबा, मेरे को इतना नहीं आता है हिंदी इंग्लिश। मेरे को इतना पता है कि यदि वेस्ट बंगाल से दिल्ली में माल बिका तो 600 रुपया सेंट्रल का बनता है, 600 रुपया स्टेट का बनता है। माई क्वेश्चन इज विच स्टेट? वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि तो ममता दी को ज्यादा चाहती है। तो वाई नॉट अरविंद केजरीवाल? ओह, 300 रुपया एर मध्य रात बारो ना दीदी, आपने सोचा अच्छा, परंतु ऐसे नहीं हो रहा। आपने सोचा अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। एक के पास जाएगा, किसके पास जाएगा? तो तुम्हें एक तो और क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जिसके साथ तुम्हारा आंसर बन जाएगा कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब बताओ डेस्टिनेशन कहाँ है? गुड्स कहाँ डिस्टाइंड हो रहा है? दिल्ली। तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जिस स्टेट में माल जा रहा है उस स्टेट का टैक्स है। यानी ये 600 रुपया मिलेगा मिस्टर अरविंद केजरीवाल को। इस पे भी बहुत झमेला हुआ, क्योंकि इसके पहले इंडिया में जितने भी टैक्स थे, एक्साइज, वैट, सीएसटी, ये सब ओरिजिन बेस्ड टैक्स थे। यानी पहले ऐसे होता था, वेस्ट बंगाल से यदि दिल्ली में माल बिका तो सीएसटी का पैसा ममता दी के पास जाता था, और मोदी जी ने इसका पूरा कल्चर ही चेंज कर दिया, ओरिजिन बेस्ड टैक्स को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कर दिया। जिस दिन पार्लियामेंट में सारी स्टेट गवर्नमेंट को ये मालूम पड़ा कि हमारी कंट्री अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में जाने वाली है, तो दो गवर्नमेंट उस मीटिंग से उठ के बाहर चले गए, बाइकआउट कर दिया उन्होंने। और तुम्हें आश्चर्य होगा, उसमें से एक थी गुजरात। गुजरात जो कि बीजेपी लेड है, वो बीजेपी वाली गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट में खड़ी होकर चली गई बाहर से। बोला ये कैसा सिस्टम हम लोग नहीं चलेगा, क्योंकि ओरिजिन बेस्ड टैक्स आपको पता है पूरे देश का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल हब गुजरात है, और गुजरात में सब कुछ बन रहा है, वहीं से ऑल ओवर इंडिया सप्लाई हो रहा है। यदि गुजरात में माल बन के इंडिया के किसी और पार्ट में बिकता है, वेस्ट बंगाल में तो फैक्ट्री है ही कहाँ, तो गुजरात से माल बन के वेस्ट बंगाल में बिक रहा है, तो रेवेन्यू पहले जाता था गुजरात के पास, गुजरात गवर्नमेंट को फायदा होता था। अब मोदी जी ने बोल दिया ना ना, जहां माल जा रहा है उस गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा। तो गुजरात 2000 फैक्ट्री लेके बैठा है, वेस्ट बंगाल 40 फैक्ट्री लेके बैठा है, वहां से माल जाएगा वेस्ट बंगाल, तब तो रेवेन्यू तो सारा वेस्ट बंगाल के पास आ जाएगा। मतलब जो भी हो करेंगे, यही डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स करेंगे।
तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, या आ रहा है आप पूछ नहीं रहे हो वाई, क्यों किया ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? इट साउंड्स इलॉजिकल। कि जिस स्टेट में फैक्ट्री है उस स्टेट के गवर्नमेंट के पास टैक्स आना चाहिए ना। दो रीजन है इसके पीछे। एक तो हम लोग वर्ल्ड के टैक्स सिस्टम के साथ अपने आप को हार्मोनाइज करना चाहते हैं और वर्ल्ड वाइड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स चलता है। तो मोदी जी ने बोला जब इतना ये सारा काम ही किस लिए हो रहा है, ताकि वर्ल्ड के सारे इन्वेस्टर्स हमसे खुश रहे, तो हमारे कंट्री में भी अब से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होगा। वन थिंग, वन रीजन। और दूसरा रीज़न ये कि बहुत सारे हमारे कंट्री के स्टेट है जो अंडर डेवलप्ड है, खास करके नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, मेघालय, असम, सिक्किम, ये सब अंडर डेवलप्ड है। रीज़न ये सब पहाड़ी एरिया में है, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब पहाड़ी एरिया में है और यहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं बैठ पाती। यहाँ पे थोड़ा बहुत टूरिज़्म डेवलप हो जाता है, अदरवाइज़ यहाँ पे फैक्ट्री बैठाना बहुत मुश्किल है। पहाड़ पे कैसे फैक्ट्री बैठेगी भैया? तो जब यहाँ पे फैक्ट्री बैठती नहीं है तो यहाँ से कुछ माल निकलता ही नहीं है, यहाँ से कुछ माल निकलता ही नहीं है तो यहाँ पे टैक्स जनरेट ही नहीं होता। जब यहाँ पे टैक्स जनरेट ही नहीं होता तो अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप होते जा रहे हैं। तो उन स्टेट का यदि हमें पूरे इंडिया का इक्वल डेवलपमेंट चाहिए तो वी शुड मूव टू दिस डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। बीजेपी वाले मान रहे, मतलब गुजरात वाले मान रहे, कब तक भागेंगे? अल्टीमेटली कंट्री में जोर जबरदस्ती बात बाती तो सब राजी है। ममता दी तो राजी, हाँ এটা খুব ভালো বলছি ডেস্টিনেশন বেস, এটাই হতে চাই। আমাদের ফ্যাক্টরি নেই কিন্তু আমাদের টাকা লাগবে। तो बात बात तो सब राजी है, इसलिए यहाँ फैक्ट्री है। खाली गुजरात में फैक्ट्री है, थोड़ा बहुत तमिलनाडु में फैक्ट्री है। ये दोनों अपोज किए थे लेकिन बाद में सब मान गए। क्यों मान गए? क्योंकि कॉम्पेंसेशन तो है ही ना यार, तुम्हारे पास जितना रेवेन्यू आ रहा था उतना तो आएगा ही, क्यों उछल रहा है? तो फाइनली सब इसमें आ गए। तो आपको एक पॉइंट और मिल गया, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कितने क्वेश्चन मिल गए तुम्हारे पास? जीएसटी में कौन कौन से टैक्स सब्जी मोड है? दो तरह के टैक्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कुछ प्रोडक्ट पे जीएसटी अभी भी नहीं लगता, एंड सो ऑन सो ऑन। कॉम्पेंसेशन से काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें सीखने मिल गई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दो तरह की सेल होती है, एक इंट्रा स्टेट सेल और एक इंटर स्टेट सेल। ये सेल हुई वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल और ये सेल हुई वेस्ट बंगाल टू राजस्थान। ठीक है? यदि आपकी सेल इंट्रा स्टेट सेल है तो उस पर लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और यदि आपकी सेल इंटर स्टेट सेल है तो उस पर लगेगा आईजीएसटी। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या नाम है इसका? इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसका नाम क्या? सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड मतलब कॉम्बो जीएसटी, कंबाइंड जीएसटी। जैसे सपोज जीएसटी रेट 5 होगा, ये 2.5 होगा। जीएसटी की रेट यदि 5% है तो ये 5% ही होगा। तो यदि आज आप एक अपना मोबाइल मतलब दूसरे स्टेट से मंगाते हो तो उस पर एक ही जीएसटी रहेगा 12%, और वही मोबाइल यदि आप अपनी लोकल दुकान से लेते हो तो उस पर 2 जीएसटी रहेगा 6%। क्योंकि जो दूसरे स्टेट से आया उस पर आईजीएसटी लग के आया है, तो दे आर चार्जिंग 1 टैक्स ओनली। और यदि लोकल खरीदोगे, इंटर स्टेट सेल होगी, तो उस पर 2 टैक्स लगेगा, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, वाई, इसमें क्यों नहीं सीजीएसटी एसजीएसटी? ये झमेला क्या है, है ना? एक दुकान खोल लो बंगाल में, आपने वेस्ट बंगाल में दुकान खोल ली, दिवाली के आप साथ जो सामान बनाते हो, पटाखे वटाखे बनाते हो, आपने यहाँ पे एक अच्छी दुकान खोल ली। वैसे भी हमारे वेस्ट बंगाल में बम पटाखे बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे बारूद का एक पटाखा खोल लिया, पटाखा फैक्ट्री। अब हमारे पटाखे पूरे इंडिया में जाते हैं,
दिवाली की सीज़न आ गई, हमारे पटाखे पूरे इंडिया में जाते हैं। तो हमारी सेल अभी हुई है, थोड़ी बहुत वेस्ट बंगाल में हुई है लोकल, थोड़ी बहुत दिल्ली हुई है, थोड़ा बहुत राजस्थान में हुआ है, थोड़ा बहुत एमपी में हुआ है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में हुआ है, सब ठीक है, थोड़ा बहुत तमिलनाडु में हुआ है, थोड़ा बहुत यूपी में हुआ है। मतलब ऐसे हम लोग पूरे इंडिया वाइज माल बेच रहे हैं, माल बिक रहा है हमारा। रिटर्न भरना पड़ेगा, हर लॉ में रिटर्न भरना पड़ता है, हमने भी रिटर्न भरा। हमने सेल दिखा दी भैया, इस बार हमारी सेल हुई है 500 लाख की, 5 करोड़ की सेल हुई इस महीने। इस महीने 5 करोड़ की सेल हुई है। उसमें से हमारा इंट्रा स्टेट सेल हुआ है 100 करोड़ का, और इंटर स्टेट सेल हुआ है 400 करोड़ का। ठीक है, इंट्रा स्टेट में तो ममता दी को पैसा लेना है, ममता दी तुम्हारे राज्य में ही है, कभी भी आते जाते तुमसे मिल लेगी, तुम्हारा वेरिफिकेशन कर लेगी और तुम्हारा काम हो जाएगा। इंटर स्टेट सेल है वो तो अलग अलग स्टेट में हुआ है, और जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। आपका माल तो बिहार भी जा रहा है, यूपी भी जा रहा है, गुजरात भी जा रहा है, लखनऊ भी जा रहा है। क्या ये सारी गवर्नमेंट आके अपना चेक करेगी? और यदि सारी गवर्नमेंट चेक करना चाहे तो क्या एक एक को आप चेक करवाएंगे? कल लखनऊ से, यूपी से योगी जी ऑडिटर भेजेंगे, देख रहा हो तो पटाखा फैक्ट्री में कितना हमारा सेल हुआ है, थोड़ा देखो तो जाके। तो ऑडिटर आएगा यूपी से, हाँ योगी जी भेजे हैं, थोड़ा अकाउंट्स चेक करना है। आप बोलेंगे आप क्यों आए, हमारे यहाँ तो ममता दी है। ममता दी अपना चेक किया है, हम अपना चेक करेगा। अब योगी जी का बंदा बैठा है, थोड़ी देर बाद अखिलेश कौन है यार, वो तो यूपी का ही है, अरे कौन आएंगे अब, अरे अरविंद जी का आदमी आ जाए, हम लोग दिल्ली से आए हैं, थोड़ा सा देखना है हमें पटाखे फैक्ट्री, अकाउंट्स दिखाइए। ऐसे थोड़ी चलेगा, हर स्टेट का आ जाएगा, ऐसे तो मर जाएंगे हम। इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए आपको बोला गया कि यदि आप इंटर स्टेट सेल करते हो ना, तो आप भूल जाइए, कोई SGST नहीं देना आपको। क्योंकि SGST देंगे तो फिर आपको नाम लगाना पड़ेगा, दिल्ली GST कि वेस्ट बंगाल GST कि राजस्थान GST कि MP GST। SGST कुछ थोड़ी होता है, हर स्टेट का अपना नाम है, उसके अनुसार अपना अपना GST है। इसलिए आप एक ही टैक्स दीजिए, IGST का पैसा जाएगा सेंट्रल के पास और सेंट्रल उसको बांटेगा। तो यदि आपका IGST को किसी को चेक करना है तो सिर्फ एक आदमी आपके यहाँ भेजेगा, मोदी। वो चेक करेगा, जिसको पैसा देना है, किसको क्या पैसा देना, वो मोदी सोचेगा, आधा आधा। यानी IGST का भी पैसा आधा सेंट्रल के पास, आधा स्टेट के पास। लेकिन कम से कम मुझे एक एक स्टेट को जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ही टैक्स चार्ज करूंगा IGST, मैं लगा के दे दूंगा, और वो IGST का पैसा मैं सारा सेंट्रल को दे दूंगा। अब सेंट्रल अपना हिसाब करता रहो कि इस IGST में किसको कितना पैसा जाएगा। बात समझ में आया? जब मैं स्टेट को माल भेजूंगा, जिस स्टेट को माल भेजूंगा, मैं रिटर्न में बता दूंगा इस बिल का माल इस गवर्नमेंट इस स्टेट में गया है, इस बिल का माल इस गवर्नमेंट को गया है, इस बिल का माल इस स्टेट में गया है, वो सब मैं अपने रिटर्न में बता दूंगा। बस अब मोदी जी आप अपना कैलकुलेट करके बांटते रहिए सब स्टेट को, मैं एक एक को बांट बांट के देने वाला नहीं हूँ। बात समझ में आ रही? नहीं तो ये 30 स्टेट गवर्नमेंट मेरे ऊपर आ जाएगी ऑडिट करने, मैं किस को जवाब दे दूंगा। बात समझ में आ रही? दैट इज वाई इंटर स्टेट सेल हुआ तो IGST लगेगा, इंट्रा स्टेट सेल हुआ तो CGST SGST लगेगा। CGST SGST हाफ हाफ होता है, और IGST पूरा इंटीग्रेटेड है, जैसा नाम है, लेकिन बाद में वो पैसा सेंट्रल अपने आप ही आधा आधा बांट देती है, आधा अपने पास रख लेती है, आधा बांट देती है। थोड़ा तुम्हारा कॉमन सेंस भी चेक कर ले। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हट गया, उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आए, नाम तो सुना ही होगा, जम्मू कश्मीर 370, अमित शाह, ये सब नाम तो सुना ही होगा। क्या चेंज किया उन्होंने, मुझे ये बताओ। मैडम MBA कर रहे हो, ऐसे बोलने से दम नहीं चलेगा, न्यूज़पेपर आज से पढ़ना शुरू कर दो।
एकदम न्यूज़पेपर पढ़ो, एक एक चीज़ों पे ध्यान दो, अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर मंगवाना, सनमार्क वनमार्क नहीं चलेगा, एक ढंग का न्यूज़पेपर मंगाओ और उसको नियम से अच्छे से पढ़ो। आप आज से आप साल भर तक पढ़ेंगे ना, कांस्टेंट न्यूज़ चैनल सुनेंगे, तब जाके आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी। शुरू के महीने भर तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या बोल रहे हैं ये सब क्या है, लेकिन साल भर तक पढ़ते रहेंगे बिजनेस न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, तो जाके आपकी एमबीए की 10-20% तैयारी हो जाएगी। हाँ, और गवर्नमेंट जॉब की भी। क्या हुआ आर्टिकल 370 में, मतलब क्या किया अमित ने, अमित सर ने क्या किया? ठीक, आज से कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर वॉज अ स्टेट, और अब जम्मू कश्मीर इज नो मोर अ स्टेट। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 3 जगह मिला के एक स्टेट था। अब ये स्टेट नहीं रहा, अब इसमें 2 यूनियन टेरिटरी बन गई, एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी और एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। नाम सुना है यूनियन टेरिटरी? देयर आर फ्यू मोर इन यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, जैसे दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ इज द यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी इज द यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार इज द यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप इज द यूनियन टेरिटरी। ये सब हमारे कंट्री के यूनियन टेरिटरी है। नाम तो सुना ही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? ऐसे अपने कॉमन सेंस में बात करें, आपको आता है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। वहां का जो एडमिन है, वहां की जो पुलिस है, वो मोदी को रिपोर्ट करेगी। वहां का लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल के कब्जे में रहेगा। अब यदि आप ध्यान से देखो तो ये सारे वो एरिया है जहाँ पे बहुत ट्रबल हो सकती है यदि लॉ एंड ऑर्डर किसी और के हाथ में दे दिया तो। जैसे उठाओ, आप कोई भी एग्जाम्पल उठाओ, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप उठाओ अंडमान निकोबार। मैप में देखा आपने अंडमान निकोबार कहाँ है? मैप में अंडमान निकोबार इंडिया से काफ़ी दूर जाके एक अलग से स्पॉट है ना? इंडिया से कितना दूर है वो। यदि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर किसी और को दे दिया जाए तो वो तो वहाँ पे खालिस्तान बना देगा, एक अलग से देश बना देगा, अपना कब्जा दिखाएगा, अपनी गवर्नमेंट चलाएगा, अपने पुलिस वुलिस रहेगा, अचानक बोलेगा हम लोग स्वतंत्र है, आज़ादी आज़ादी, शुरू हो जाएंगे वो तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर किसी को दिया ही नहीं जा सकता, वो हमेशा सेंट्रल के अंडर में है। समझ पाया? वैसे ही आप लक्षद्वीप इन सब को देखें तो ये सब बॉर्डर एरिया है, सब इधर अलग है। चंडीगढ़ ये क्यों हो गया? बिकॉज बीच में पंजाब में बहुत डिस्टर्बेंस होने लग गया था, तो चंडीगढ़ को पकड़ के यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब वो एकदम इंडिया के कंट्रोल में है, सेंट्रल कंट्रोल है। दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो वो तो हमारा प्राइड है, वो तो हमारा हार्ट है। कैपिटल पे कोई भी अटैक होता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया कि उसका सारा लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल के हाथ में। वेस्ट बंगाल भी उसी कगार पे है, बहुत परेशानियां हो गई यहाँ पे, बहुत से बांग्लादेशी के इंट्रूडेंस हो गए यहाँ पे, थिंकिंग पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा था। जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम बहुत आ गई थी, तो जम्मू कश्मीर को इन्होंने ब्रेक करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। एक लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी, सारा सेंट्रल फोर्स वहाँ पे काम करेगा। दूसरा जम्मू कश्मीर, वो भी यूनियन टेरिटरी, सारा सेंट्रल फोर्स वहाँ पे काम करेगा। प्रॉब्लम रिजॉल्व। भैया बदमाशी कब कर ले? तो जब आपका पुलिस आपका सपोर्ट कर रहा है। अब पुलिस आपकी नहीं है, पुलिस सेंट्रल की है, अब आप बदमाशी नहीं कर पाओगे। तो
दैट इज़ द फंक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरी। चलो हटाए, थोड़ा सा पॉलिटिकल बात हो गया, वापस यूनियन टेरिटरी में आते हैं। तो हमारे कंट्री में कुछ स्टेट है और कुछ यूनियन टेरिटरी है, तो इसलिए एक टैक्स और लग गया जिसका नाम था UTGST। आप उसे UGST भी बोल सकते हो, जिसका नाम है यूनियन टेरिटरी GST। अब अंडमान से अंडमान में कोई माल बिकेगा तो उस पर दो टैक्स लगेगा, एक CGST और एक UTGST। जम्मू से जम्मू में कोई माल बिकेगा तो उस पर दो टैक्स लगेगा, CGST एंड UTGST। लद्दाख से लद्दाख में कोई माल बिकेगा, दो टैक्स लगेगा, CGST एंड UTGST। और UTGST अलग अलग नहीं होता। देर इज नथिंग लाइक अंडमान GST, देर इज नथिंग लाइक लक्षद्वीप GST, देर इज नथिंग लाइक जम्मू कश्मीर GST। नहीं नहीं नहीं, ये सब एक है। बात क्लियर? ओके, जम्मू कश्मीर वाला सेंटेंस वापस लेता हूँ। मैंने वापस वो बोला क्या, लद्दाख से लद्दाख माल बिकेगा तो दो टैक्स लगेगा, CGST एंड UTGST। और अंडमान से अंडमान माल बिकेगा तो क्या लगेगा, CGST एंड UTGST। यहाँ तक मैंने फ्रीज किया, जम्मू कश्मीर वाला डायलॉग वापस ले लिया। आपको समझ में आ गया? अब तीन तरह के टैक्स हो जाए, नहीं चार तरह के टैक्स हो जाए, CGST, SGST, IGST, UTGST। कौन सा टैक्स कहाँ लगता है? क्लियर। वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल CGST, वेस्ट बंगाल GST। महाराष्ट्र से महाराष्ट्र CGST, महाराष्ट्र GST। कर्नाटक से कर्नाटक तो CGST, कर्नाटक GST। लेकिन यदि वेस्ट बंगाल से बिहार तो IGST, राजस्थान से MP IGST, और लद्दाख से लद्दाख CGST, UTGST, लद्दाख से अंडमान IGST, लद्दाख से अंडमान IGST। नहीं समझा, वापस से बोलिए। ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट। सी सेइंग, देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, हमें बहुत खुशी होती है। हमारे एक स्टूडेंट पूछ रही है कि जम्मू कश्मीर में तो आपने बताया, जैसा भी आपने बताया, गवर्नेंस सेंट्रल का हो गया, तो फिर वहाँ पे एक ही टैक्स लगाइए CGST और पूरा पैसा सेंट्रल के पास जाने दीजिए। वाई आर यू बाइफरकेटिंग दिस CGST एंड जम्मू कश्मीर GST? वाई? अंडमान का तो गवर्नेंस सेंट्रल का ही है, मोदी का ही है ना, तो लेट इट बी मोदी GST देयर ओनली, CGST देयर ओनली। वो सारा का सारा पैसा सेंट्रल के पास जाएगा, सेंट्रल का ही वो मैनेजमेंट है। नहीं, वो इसलिए मैडम, यदि सेंट्रल अंडमान का काम संभाल रही है तो सेंट्रल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अंडमान से जितना फंड आएगा उसको अंडमान में यूज करना पड़ेगा, और अपना जो कॉमन फंड आएगा उससे वो अपना कंट्री का कॉमन डिफेंस संभालेगी, कंट्री का टोटल लॉ एंड ऑर्डर संभालेगी, कंट्री में पार्लियामेंट संभालेगी, वो इलेक्शन संभालेगी, कोरोना के वैक्सीन संभालेगी। लेकिन अंडमान से जितना रेवेन्यू आया वो तो अंडमान के डेवलपमेंट में काम आएगा ना। इसलिए यदि अंडमान से अंडमान में तो माल बिक रहा है तो दो टैक्स लेंगे हम, CGST एंड UGST। CGST हमारा कॉमन फंड है, हम उसको किसी में भी यूज कर सकते हैं। UGST का पैसा तुम्हारे एडमिन में यूज करेंगे। गॉट इट? नाइस क्वेश्चन। आगे बढ़े। अब इस यूनियन टेरिटरी में भी दो तरह की यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में भी दो तरह की यूनियन टेरिटरी है। एक यूनियन टेरिटरी जहाँ पे इलेक्शंस होता है और एक यूनियन टेरिटरी जहाँ पे इलेक्शंस नहीं होता। जैसे जम्मू कश्मीर इज़ द यूनियन टेरिटरी जहाँ पे इलेक्शन होगा, और लद्दाख इज़ द यूनियन टेरिटरी जहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इंडिया में बहुत कम ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे इलेक्शन होगा। उसमें से एक है जम्मू कश्मीर, एक है दिल्ली, और एक शायद पुडुचेरी। दिल्ली में इलेक्शन होता है, आपको पता है दिल्ली के तो चीफ मिनिस्टर अरविंद जी है, और आप बोल रहे हो कि दिल्ली में सेंट्रल का गवर्नेंस है। हट, वहाँ पे तो अरविंद जी का गवर्नेंस है। अरविंद जी और सेंट्रल तो मारामारी है ना। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन होता है। सर दही हो रहा है हमारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, समझा रहा हूँ ना।
अभी तक जितना बताया उतना तो समझ में आ गया, या वो भी दही हो गया? अच्छा ठीक है। ये तो इसका मोबाइल, तू पहले छेड़ ले, मन लगा के उसको। मेरा भी आदत है, अभी देख मेरा तो मार्केट चल रहा है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं चाहे तो छोड़ देता हूँ। एक सर्वे हुआ, उसमें आओ ऐसे बात करते 2 मिनट। एक सर्वे हुआ, उसमें ये पता लगाने की कोशिश हुई कि ह्यूमन ब्रेन एक साथ मल्टीपल फंक्शन करने के लिए बना है, ह्यूमन ब्रेन एक साथ एक ही काम करने के लिए बना है। तो वैसे भी अपना काम देखा जाए तो अपने कई काम एक साथ कर सकते हैं हम लोग। मोबाइल भी देख सकते हैं, टीवी भी पैरेलली देख सकते हैं, साथ में कोई क्लास चल रहा है तो वो भी सुन सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। Though we are capable to do several functions at a time, and we literally do several times, we do several functions together. सड़क पे चलते हैं, रोड पे भी नज़र रखते हैं और मोबाइल पे बात भी करते रहते हैं। तो सर्वे हुआ कि ह्यूमन ब्रेन एक समय में एक काम करने के लिए कि एक समय में ज़्यादा काम हो सकता है। तो यूनानिमस जितना भी इस पर रिसर्च हुआ, ऑल सेड वन थिंग ओनली कि ह्यूमन ब्रेन एक समय में सिर्फ एक काम करने के लिए बना है। अब किसी डिवाइस को आप मिसयूज करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज बना सिर्फ एक काम, एक समय एक काम करने के लिए। एंड दैट इज वाई अ वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एवरी फील्ड, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस। दैट इज एक समय में एक काम करो, क्योंकि उस समय उसका फिर परफॉर्मेंस सॉलिड होता है। डोंट कंपेयर ह्यूमन ब्रेन विद कंप्यूटर। कंप्यूटर विंडो है, उसमें कई सारे विंडोज एक साथ खुल जाते हैं और वो काम भी कर लेता है और ठीक ठाक कर भी लेता है, बट ह्यूमन ब्रेन इज नॉट कंप्यूटर। ये एक समय में एक काम करने के लिए बना है। कैपेबल तो ये भी है एक साथ 10 काम करने के लिए, परंतु फिर उसमें इसकी एफिशिएंसी खराब हो जाती है। वो सर आपने ध्यान दे दिया मुझे, नहीं, जस्ट सर्वे का रिजल्ट बताया। इसलिए हम भी पढ़ाते समय एक बार एकदम फोकस होकर पढ़ाता है कि हमसे पढ़ाना चाह रहा है, तभी एफिशिएंसी आती है, तभी मालूम पड़ जाता है ऐसा दही बन रहा है, मालूम पड़ जाता है मुझे। चल अपने बात कर रहे थे क्या कि यूनियन टेरिटरी 2 तरह की होती है, एक दिल्ली वाली, एक जम्मू कश्मीर वाली और एक लद्दाख वाली, और एक कौन सा था वो, अंडमान निकोबार वाला। क्या है अंतर, क्या है? आपने नाम सुना है पार्लियामेंट? अरे सर ऐसी क्या बात है, तो सुना ही हमने। मुझे बता सकते हो पार्लियामेंट का काम क्या है? आपने पार्लियामेंट देखा होगा, गोल सी बिल्डिंग, सुना भी एक नया पार्लियामेंट इंडिया में बन रहा है, उसमें बहुत सारे लोग बैठ के ऐसे 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 करते रहते हैं। काम क्या रहता है इनका? नहीं, ये तो नाराज हो जाती मिनट में। आंसर इज लॉ बनाना। इंडिया के जितने भी कानून बनाना है या हटाना है, बनाना या हटाना है, ये पार्लियामेंट में बैठ के डिसाइड होगा। ये पार्लियामेंट वास्तव में कुछ भी नहीं करती, सिर्फ लॉ बनाती है। और ये जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसको हम लोग एमपी बोलते हैं, ऑल आर हैविंग वन फंक्शन ओनली, कि देश का कानून बनाइए और वो कानून चलते रहे, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो भैया सेंट्रल के जितने भी कानून है ना, वो तो बनाती है हमारी पार्लियामेंट। स्टेट के कानून कहाँ बनते हैं? आपने पार्लियामेंट में ममता दी को नहीं देखा होगा इन दिनों में। तो स्टेट के कानून कहाँ बनते हैं? जैसे एंट्री टैक्स स्टेट का टैक्स था, तो ये वाले कानून कहाँ बनते हैं? तो भैया हर स्टेट के पास एक पार्लियामेंट जैसी ही चीज होती है जिसका नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली, और इनके मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसलिए 2 तरह के लीडर आपको नजर आते हैं, एमपी और एमएलए। जैसे हमारे तो भाई साहब है ना अभी जो सिंगर है बहुत अच्छे, क्या नाम है उनका, बंगाल के, क्या नाम है अभी जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया बीजेपी से, बाबुल सुप्रियो, वो एमपी है। अब इन्होंने एमपी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया, एमएलए वो बन नहीं पाए, हार गया आसनसोल से इलेक्शन, व्हाटएवर। तो एमएलए अलग है, एमपी अलग है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट बनाती है देश के कानून और लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है स्टेट के कानून। यहां तक बातें क्लियर? यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ऐसी यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन होते हैं, और
ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हो, वो उसमें इलेक्शन नहीं होते। यानी हमारे यहाँ दो तरह की यूनियन टेरिटरी है। कुछ यूनियन टेरिटरी है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, और कुछ यूनियन टेरिटरी है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जैसे वो लक्षद्वीप जिसने आपका नाम लिया, लक्षद्वीप, वो एकदम छोटा सा यूनियन टेरिटरी है, अपने हावड़ा से भी छोटा। तो उसमें अलग से फिर एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने की दरकार हमें कंट्री वालों को नहीं नजर आई। अंडमान निकोबार भी बहुत छोटा सा है, यदि आप कभी गए हो तो। पानी इतना, एक तो इतना सा ऊपर से पानी से भरा हुआ है, लैंड एरिया वहाँ पे बहुत कम है। तो फिर उसको हमें लगा कि नहीं, इसमें अलग से हमें दरकार नहीं है किसी की, तो वहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बनाया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर बड़ा स्टेट है, मतलब बड़ी एरिया है, तो वहाँ पे उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया। लद्दाख है तो बहुत बड़ी एरिया, लेकिन पॉपुलेशन वाइज बहुत छोटा है, बहुत थोड़े से लोग रहते हैं, माइलेज में जाके आपको घर नजर आएंगे। तो वहाँ पे उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बनाया। ऑल दीज आर लॉजिकल। तो जिस इस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनमें SGST लगता है, क्योंकि उनका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो लोग अपना लॉ बना लेंगे। जैसे दिल्ली वाले अपना दिल्ली GST बना लेंगे, जम्मू कश्मीर वाले जम्मू कश्मीर GST बना लेंगे, बिकॉज दे आर हैविंग देयर लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जिस यूनियन टेरिटरी का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लाइक चंडीगढ़, लाइक अंडमान निकोबार, लाइक लक्षद्वीप, लाइक दमन दीव, ये लाइक लद्दाख, इन लोगों का लॉ कौन बनाएगा? इनका तो अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो इनका लॉ बनाएगी पार्लियामेंट इन द नेम UTGST। हाँ, तो जितने स्टेट है सबका अपना SGST है ही, अपना SGST है, वेस्ट बंगाल GST। इसके अलावा 3 यूनियन टेरिटरी का भी अपना SGST है, लाइक जम्मू कश्मीर GST, दिल्ली GST, पुडुचेरी GST। बात ये यूनियन टेरिटरी का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो उन सब में एक ही लॉ लगता है, UTGST। हाँ, तो भैया हमारे यहाँ सब मिला के GST में 5 तरह के टैक्स हो गए। CGST, हाँ सर क्लियर, SGST, IGST, UTGST एंड कॉम्पेंसेशन सेस। अब आप बच्चों बता दो मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए, ये कौन सा लॉ कौन सी गवर्नमेंट बनाती है? CGST एक्ट कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, है ना। SGST एक्ट कौन बनाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। IGST लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, क्योंकि वो पैसा सेंट्रल के पास जाता है, उसके बाद सेंट्रल उसको बांटेगा, वो अलग बात है। UTGST ये लॉ कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? अरे बताओ, पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली? मैं दोबारा बोलूँ? नहीं, समझो। अब मैं यूनियन टेरिटरी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम है यूनियन टेरिटरी 2 तरह की होती है। मैं पूछ रहा हूँ, अब तो 5 तरह के लॉ हो गए ना, 5 तरह के लॉ हो गए ना, कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट, ये सारे 5 तरह के कंट्री में लॉ लगते हैं। अब जो GST का एक बंडल है, GST के 5 पांडव है। अब आप ये बताइए कि GST के 5 लॉ कौन बनाता है? CGST लॉ पार्लियामेंट बनाती है, SGST लॉ अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है, IGST लॉ पार्लियामेंट बनाता है, तो UTGST लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। और कॉम्पेंसेशन सेस कौन बनाता है? पार्लियामेंट। ये पैसा सेंट्रल के पास जाता है, ये पैसा स्टेट के पास जाता है, ये पैसा सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास आधा जाता है, ये पैसा ऑफ कोर्स यूनियन टेरिटरी के मैनेजमेंट में यूज होता है, और ये पैसा सेंट्रल के पास जाता है, और उसके बाद सेंट्रल इसको स्टेट में बांटेगी, उन स्टेट को जिनमें कुछ लॉस हो गया। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर? दिमाग वापस दही से दिमाग हो गया? हाँ सर, दही से दिमाग हो गया। ऐसा हो जाता है, दिमाग जम जाता है तो दही हो जाता है, और वापस दही से थोड़ा सा काम कर लो, वापस दिमाग बन जाता है। अरे किसी लॉ को लॉजिकली समझाना कोई आसान काम थोड़ी है, उसके पीछे कितनी बातें करनी पड़ती है। अदरवाइज तो क्लास द हॉल लिखो, GST में 5 तरह के लॉ होते हैं, लिखो CGST, SGST, UTGST, EE,
समझ रहा है? उतना होता है इतना माथापच्ची मत करो, 5 होते हैं बता देते हैं। इंट्रा होगा तो CGSG लगेगा और इंटर होगा तो IG लगेगा, बस। इससे वैसे तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, समझा? कॉम्पेंसेशन से नाम मतलब सिलेबस में नहीं है। ओके, मैं 4 क्लास तुम्हें सिलेबस पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो तुम्हें 4 क्लास खाली GST से इंट्रो करा रहा हूँ। GST को समझना है ना तो आपको अपना DNA चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? DNA। आप स्टूडेंट लोग का DNA है कि हमको हमारा सिलेबस बताइए और सिर्फ सिलेबस पढ़ाइए। वो ज़माना चला गया, आने वाले 2 साल बाद ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे हमें जो सिर्फ सिलेबस से ला रहे हैं। आने वाले 2 साल बाद एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा होपफुली, और बच्चे रियलिस्टिक स्टडी करेंगे, जिन्हें लॉजिकल से मतलब है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन भी रैशनल पूछे जाएंगे। रटे रटाए स्कैनर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तुम लोग का बैड लक है कि तुम जिस फेज़ में पढ़े वो फेज़ सबसे घटिया एजुकेशन सिस्टम का चल रहा है, परंतु तुम्हारा गुड लक है कि तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। खैर, मैंने लास्ट क्लास तुम्हें एक आइडिया दिया था कि मेल अच्छे से पढ़ो, थोड़े दिन अच्छे पढ़ोगे तो धीरे धीरे मेल अच्छे बनाने भी आ जाएंगे। आज मैंने एक आइडिया दे दिया, यदि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है एक्सेप्ट CA में, तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो, और CA में देना है तो इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स पढ़ो। चलो ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यदि आपको GST समझना है तो आपको एक पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। सिलेबस मत करो, आपको अपना DNA चेंज करना पड़ेगा। तो नाम बोली थी आप, प्लीज चेंज DNA। ओके, अबे प्लीज चेंज DNA क्या है? ये वो 5 पेट्रोल प्रोडक्ट है जिस पे GST नहीं लगता। दीज आर द 5 पेट्रोल प्रोडक्ट जिस पे GST नहीं लगता। दीज आर पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है, आपको पता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, केरोसिन भी इज ऑल्सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लेकिन केरोसिन पे GST लगता है। तो जब मैं बोलता हूँ कुछ पेट्रोल के प्रोडक्ट होते हैं जिस पे GST नहीं लगता, तो कौन कौन से पेट्रोल के प्रोडक्ट? 5। कौन कौन से 5? पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। इससे एयरक्राफ्ट चलते हैं, इससे आपका ऑटो चलता है, इससे आपका डीजल, आपकी टैक्सियाँ चल रही है, इससे आपकी घर की गाड़ी चल रही है, और एक क्रूड ऑयल जो कि मेन है इन सब का, इन सब से यहीं से आ रहे हैं। क्लियर? तो बात ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे GST लगता है और इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे GST नहीं लगता। तो GST किस चीज़ पे नहीं लगता? एक तो तुम्हारा फेवरेट दारू, तुम खुश हो, और दूसरा PCDN है। बात ये सब प्रोडक्ट पे GST लगता है। हाँ, GST लाने के लिए इन्होंने, सेंट्रल और स्टेट ने मिलके हाथ मिलाया। सेंट्रल ने बोला मैं अपना एक्साइज छोड़ता हूँ, इन्होंने बोला हम अपना वैट छोड़ते हैं। दोनों ने कुछ छोड़ा। इन्होंने बोला हम अपना सर्विस टैक्स छोड़ते हैं। सर्विस टैक्स से कंट्री का सबसे बड़ा रेवेन्यू आ रहा था। इंडिया आज की डेट में सर्विस इकोनॉमी है। आज से 40-50 साल पहले हम लोग एग्रो बेस इकोनॉमी थे, अब हम लोग सर्विस बेस इकोनॉमी है। वर्ल्ड में हमारा नाम है सर्विस इसलिए। तो सर्विस टैक्स का ह्यूज कलेक्शन था, तो सर्विस टैक्स इन्होंने वेव कर दिया। इधर बदले में इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे टैक्स वेव कर दिए। लग्जरी टैक्स, और क्या एंट्री टैक्स, और क्या ये सब छोटे छोटे टैक्स है। एंटरटेनमेंट टैक्स, और क्या परचेज टैक्स, इन सब का तो नाम ही नहीं सुना आपने, किसी सिलेबस में नहीं है। सब ये छोटे छोटे टैक्स है, ये सब इन्होंने वेव कर दिए। स्टेट वालों का एक और जबरदस्त रेवेन्यू आता है जिसको GST वालों ने हाथ नहीं लगाया, उसका नाम है स्टैंप ड्यूटी। नाम सुना है क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नाम ही नहीं सुना स्टैंप ड्यूटी? ये नाम सुनिए, क्या होता है मैडम, आइडिया बताओ। और नाम सुना परंतु जानते नहीं है, ये तो राहुल हो गया, नाम तो सुना ही होगा। ओके, आप यदि कोई भी फ्लैट, लैंड या इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो
तो आपको उसके ऊपर एक टैक्स देना पड़ता है जिसका नाम है स्टैम्प ड्यूटी। वैट गुड्स पे लगता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी आर नॉट गुड्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज सेल करने पे वैट नहीं लगता है, उस पर जीएसटी भी नहीं लगता, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो सपोज ये मेरा फ्लैट है, सपोज इसकी कुछ भी कीमत मान लो आप, एक बार 1 करोड़ मान लो, तो ये यदि मैं बेचूंगा तो मेरे को इसको पर 7% 7% स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। 7 लाख रुपए सपोज मैंने इनको बेच दिया, तो 7 लाख रुपया मुझे स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ी। ये बाद में आपको बेच दी 10 साल बाद 20 साल बाद फिर से स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो जितनी बार ये फ्लैट बिकेगा उतनी बार गवर्नमेंट के पास ड्यूटी पहुंचती जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी का कलेक्शन यूज है, आए दिन लोग फ्लैट परचेज कर रहे हैं, सब पे गवर्नमेंट को 7% स्टैम्प ड्यूटी मिल रही है। अरे आप और हम अपनी जीवन की सारी पूंजी मिला के एक फ्लैट खरीदते हैं। भैया जी अभी तो हमारे पास 60 लाख है, 60 लाख का कोई फ्लैट दिखाइए ना। 60 लाख का एक फ्लैट खरीदे अपनी पूरी जीवन की मिला के, 7% ममता दी ले गई। ह्यूज कलेक्शन। ये उन्होंने जीएसटी में मर्ज नहीं किया, तो जीएसटी में स्टैम्प ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ, यानी सेंट्रल स्टेट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू उनके पास रह गया। वैसे ही स्टेट का एक और बड़ा रेवेन्यू उनके पास पड़ा ही है, आपको पता ही है। तो भैया सेंट्रल भी तो कुछ रहेगा ना अपना, हम नहीं देगा। तो सेंट्रल ने अपना कस्टम ड्यूटी जीएसटी में मर्ज नहीं किया। व्हाट इज कस्टम ड्यूटी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी है जिसका पैसा सेंट्रल के पास आता है। सेंट्रल ने ये जीएसटी में मर्ज नहीं किया। आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है व्हाट टैक्सेस हैव नॉट बीन सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, तो आप बोलेंगे 3 तरह के पॉपुलर टैक्स है जो जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं हुए। एक कस्टम ड्यूटी, एक स्टैंप ड्यूटी, और एक नाम सुना होगा तुमने एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। नहीं, शेयर मार्केट में जब हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो आज मैंने सपोज 25 लाख का कोई शेयर खरीदा, तो उस पर मेरे को छोटा सा टैक्स देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये भी अभी सब्ज्यूम नहीं हुआ। तो ये 3 पॉपुलर टैक्स है, बड़े टैक्स है जो जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं हुए। ठीक है, कॉपी में जाते हैं। अभी तक जितना सीखा ना उसको अपने पॉइंट आउट करते हैं। कॉपी में जाइए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए इंट्रोडक्शंस। अरे कॉपी में पेज चेंज करना पड़ेगा, ऐसे डीटी के बीच में अचानक आईडीटी मत डालना। तो इधर इतनी देर से क्या लिखा आपने? तो ये सब क्या पुरानी 4th सेमेस्टर वाली कॉपी लेकर आ गई? अरे ये तो डीटी की कॉपी है ना, सेल्फ असेसमेंट लिखा हुआ ना उसमें। तो सेल्फ असेसमेंट तो डीटी हुआ ना, डायरेक्ट टैक्स हुआ ना, इनकम टैक्स हुआ ना, और ये तो जीएसटी है ना, तो दोनों अलग अलग चीज हुई ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, डीटी में जीएसटी मत डालो बीच में। आप 10 पेज छोड़ के 15 पेज छोड़ के जीएसटी स्टार्ट कर दो। जीएसटी अपना एक सेगमेंट है यार, वो सिलेबस में तो वो सिलेबस ले पढ़ रहे हैं, जीएसटी नॉलेज ले पढ़ रहे हैं। अभी थोड़े से डीटी के टॉपिक्स बात किए वो कर लेंगे, तब उसमें डाल देंगे 10-12 पेज में। एडवांस टैक्स से टॉपिक बात ये करा देंगे। जीएसटी इंट्रो, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। 4:30 से ऊपर हो गया भाई, टाइम बताना। भाई आज की क्लास तो यहीं पे ओवर, क्योंकि नेक्स्ट बैच बाहर खड़ी है। तो अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास आते ही सारी बातें लिखेंगे, फिर और अपने ऐसे ही कुछ ज्ञान लेंगे। यूटी क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब बातें करेंगे। 4 क्लास तक मेरा जीएसटी ऐसे ही चलता रहेगा, जिसमें जीएसटी कम, आपको कुछ और नॉलेज मिलता रहेगा। फिर अपने ट्रैक बदलेंगे, फिर चैप्टर वाइज जीएसटी पढ़ेंगे। लेकिन इस 4 क्लास में मैं मोटा मोटी आपको पूरा जीएसटी की समरी दे दूंगा। ठीक है, तो जब तक आप आएंगे तब तक जीएसटी का इंट्रो पार्ट हो जाएगा। चैप्टर वाले पार्ट में आपका वेट कर लूँगा। ठीक है, जैसे जैसे क्लास रेडी होती जाए रहते इसके पास पहुंच जानी चाहिए, ये बाहर जा रही है। और आपको जैसे ही आप वहाँ से भी देख लेना,
और फिर जैसे ही प्रॉब्लम हो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं फुर्सत से आपको कॉल कर लूँगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास आएंगे तब लिखेंगे।